अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तकरीबन पौने 3 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बार बार वज़रा की तब्दीली कोई नई बात नहीं है, चाहे वो फिर पंजाब में अखाड़ पे छाड़ हो या फिर विफाक में खिलाड़ियों की तब्दीली का मामला हो। हम आपको कुछ याद करवाते हैं कि ये तब्दीली का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। जी हाँ, ये तब्दीली शुरू होती है असद उमर और फवाद चौधरी की तब्दीली से। फिर ब्रिगेडियर एजाज शाह, गुलाम सरवर खान, शहरियार आफरीदी, आज़म सवाती, शेख रशीद अहमद, फिरदौस आशिकावान और खुसरो बख्तियार की वजारत तब्दील की गई। और जो तब्दीली का सफ़र है ये आज तक जारी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने अब्दुल हफीज़ शेख को उनके ओहदे से हटाकर हमाद अज़हर को वफाकी वज़ीर ख़जाना का इजाफ़ी कलमदान सौंपा है, जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर को मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। अब सेनेटर शिबली फराज के मुताबिक महंगाई की वजह से अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटाया गया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजारतों में ये कोई पहली तब्दीली नहीं है। अगर सिर्फ वजारत ख़जाना में तब्दीलियों की बात करें तो सबसे पहले असद उमर को हटाकर अब्दुल हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना और फिर वफ़ाकी वज़ीर उनको बनाया गया और अब उसके बाद ये कलमदान दिया गया है हमाद अज़हर साहब को। अब एक तरफ वज़ीर आज़म मुसलसल अपनी गुफ्तगू में कौम को मईशत के मुस्तहकम होने की खुशखबरियाँ दे रहे हैं। वज़रा ये नवीद सुनाते हैं कि हमारी जो मईशत है ये पटरी पर चल पड़ी है, अच्छा दौर शुरू होने वाला है। तो दूसरी तरफ आज हुकूमत महंगाई में इजाफे को तस्लीम भी करती है और इसे अपनी मौशी पॉलिसियों की नाकामी भी समझती है। ये भी एतराफ़ कर रही है आज हुकूमत। एक तरफ हुकूमत IMF के एजेंडे को पूरा करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्स छूट का जो खात्मा है इसका ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ आज हुकूमती वज़रा जो हैं महंगाई में इजाफे का तमाम जो मलबा है ये अब्दुल हफीज़ शेख पर डाल रहे हैं। अब एक तरफ कप्तान मुसलसल अपनी टीम में जो बैटिंग ऑर्डर है उसको तब्दील करने के फैसले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तनकीद ये हो रही है कि जो मुल्क है इसको वज़ीर आज़म के तजुर्बात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म की जानिब से वजारतों में बार बार तब्दीली के फ़ैसले जो हैं ये कप्तान की नाअहली को साबित कर रहे हैं। तो कप्तान साहब को ये पता होना चाहिए कि खेल के मैदान में जब टीम के खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो फिर कप्तान की तब्दीली भी नागुज़ीर हो जाती है। और हमने तो कप्तानों को भी बदलते हुए देखा है। इमरान खान से ज़्यादा इस बात को आखिर कौन समझ सकता है। तो फिर क्या ख्याल है कि कप्तान को भी तब्दील होना चाहिए या नहीं? आप तो मईशत के टेक ऑफ करने के दावे कर रहे हैं, मगर महसूस ये हो रहा है कि IMF के मंसूबों ने जो मुल्की मईशत है इसके जहाज़ को ही लैंड करवा दिया है। हुकूमत तो हफीज़ शेख की तब्दीली को उनकी ख़राब कारकर्दगी के साथ जोड़ रही है, मगर बिलावल भुट्टो जो हैं ये वज़ीर ख़जाना की बरतरफी को PDM की कामयाबी करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि PTI IMF के वज़ीर को ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में कामयाबी चाहती थी इनकी, जिसे उनकी शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया है। अब बिलावल भुट्टो के नज़दीक अब हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से होने वाली जो बदतरीन महंगाई है इसका एतराफ़ कर रही है। अब पार्लिमानी सियासत हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे मौसर साबित हुई है, जबकि एहसन इकबाल ये समझते हैं कि इमरान खान को हुकूमत चलाने की तो समझ ही नहीं है। जब इंसान खेल की अलिफ बे से वाकिफ़ ही ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी तब्दील करके मैच नहीं जीता जा सकता। ऑपोजिशन की इस तनकीद से हट कर अगर नए वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर के इंतज़ामी तजुर्बे की हम बात करें तो अप्रैल 2020 में हम सबको याद है चीनी बहरान पर जब तहकीकाती रिपोर्ट आई तो उसके बाद जब हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा तो वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार से उनका कलमदान वापस लेकर उन्हें वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर बनाया गया, जबकि हमाद अज़हर को इक़्तिसादी उमूर की वजारत से तब्दील करके वज़ीर सनत व पैदावार बनाया गया था। हमाद अज़हर माली साल 2019 से 2020 और फिर 2020 के लिए बजट भी जो है वो 2021 पेश कर चुके हैं। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जो मुआशी टीम में तब्दीली के फ़ैसले हैं इसको तनकीद का निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत हमजा शहबाज से रुजू करने का सोच रही है। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या नून में से शीन निकालना चाहती है या फिर पंजाब में बुज़दार सरकार की तब्दीली के लिए कोई बड़ा मंसूबा वाकई बन चुका है?
अब एक तरफ वज़ीर आला पंजाब जो है ये मुख्तलिफ अजला के तूफ़ानी दौरे करने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नज़र नहीं आ रही। अब विफाकी काबीना में सिर्फ हमाद अज़हर का कलमदान तब्दील नहीं हुआ, बल्कि विफाकी काबीना में मज़ीद तब्दीलियाँ अभी होना बाकी हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत इत्तलात, वज़ारत दाखिला, तवानाई, एविएशन, इक़्तिसादी उमूर और कश्मीर कमेटी में तब्दीली का इम्कान है। मगर सवाल ये है कि विफाकी काबीना में बार बार तब्दीली की वजह क्या है? क्या ये हुकूमत की इनडायरेक्टली हम समझें नाकामी का एतराफ़ है? सवाल ये भी है कि कप्तान अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करने में आखिर अब तक नाकाम क्यों है? सवाल ये भी अहम है कि वज़ीर आज़म क्या अपनी नाकामी का मलबा जो है ये विफाकी वज़रा पर गिराना चाहते हैं? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, बात ये है कि सेनेट के इलेक्शंस तक तो हुकूमत की ये सोच थी कि हफीज़ शेख को इसलिए सेनेटर बनवाना है कि मुस्तकिल एक वजारत उनको मिल सके, वजारत ख़जाना। लेकिन अचानक इस एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि कुछ वज़रा कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से, शिबली फराज साहब ने कहा कि महंगाई का जो है ना काबू नहीं हो रही थी, इस वजह से उनको हटा दिया। कुछ वज़रा कह रहे हैं नहीं, कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी, कि कप्तान की मर्ज़ी है, खिलाड़ी बदले, जहां मर्ज़ी खिलाए, जिस मर्ज़ी पोजीशन पे खिलाए। तो ये अचानक क्या हो गया? क्या आज हुकूमत वाकई तस्लीम कर रही है? क्या पूरी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हफीज शेख साहब जो थे वो एक नाकाम वजीर खजाना थे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो सबके लिए दुआ कि अल्लाह सबको इस कोविड से महफूज रखे, खासकर सदर पाकिस्तान अल्लाह को सेहत दे। अल्लाह के करम से वज़ीर आज़म था। देखें, हफीज शेख साहब एक माहिर इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की गिरती मईशत को वो ठीक करें। मेरे ख्याल में बैसित पार्लिमानी उमूर के वजीर की नज़र से अगर मैं इसको देखूं, बुनियादी मसला ये था कि जो सुपीरियर जुडिशरी है उनकी तरफ से एक डायरेक्शन थी और वो बाइंडिंग होती है किसी भी हुकूमत पे कि जो कमिटीज़ होती हैं जिसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको हेड करना है, उसको एडवाइजर हेड नहीं कर सकता। इस वजह से मोहतरम हफीज शेख साहब को 6 महीने के लिए मिनिस्टर लगाया गया। हाँ। लेकिन वो मुद्दत उनकी अब खत्म होने को थी और अभी तो 11 जून को खत्म होनी थी और बदकिस्मती से वो सेनेटर इलेक्शन नहीं हो सके। इस वजह से महीना दो पहले या बाद में चेंज होना था, क्योंकि वो एज ए मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। मुनासिब ही जाना गया कि अगर आपने जून में चेंज करना है तो फिर अभी चेंज कर लें, ताकि जो भी मोहतरम मिनिस्टर अभी आए तो उसको मौका मिल सके कि वो बजट को अपनी निगरानी में बना सके, क्योंकि फिर अगला पूरा 1 साल उस मिनिस्टर ने उस बजट को चलाना है। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में जो पार्लिमानी और टेक्निकल वजूहात हैं, आईनी वजूहात हैं, वो शायद ज़्यादा बड़ी वजह बनी है। लेकिन दूसरा उसमें नुक्ता ये है कि वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है टीम लीडर हैं, टीम कैप्टन हैं और वो मुनासिब समझते हैं कि जब कभी किसी को कहाँ जो है उन्होंने प्लेस करना है तो उन्होंने ये मुनासिब फैसला लिया है। नहीं तो वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि वो महंगाई को काबू नहीं कर सके, सही पॉलिसीज़ नहीं बना सके, इसीलिए ये फैसला लेने पर मजबूर हुए? मेन वजह ये, या मेन जो टेक्निकल वजह आप बता रहे हैं वो है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब से तो अभी कोई हमारी मीटिंग नहीं हुई। काबीना जमरात को आने वाली है, उसमें ज़्यादा वजाहत हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में हफीज शेख साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की है। वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा पेन लिया है और बार बार उन्होंने फाइनेंस इश्यूज पे, महंगाई पे खुद ब्रीफिंग्स ली हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने वजाहत से आपके सामने पेश की वो यही थी कि 6 महीने का एक टाइम था जो ख़त्म हो रहा था। मुनासिब भी जाना गया कि अब एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लाया जाए, क्योंकि मोहतरम हफीज शेख साहब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे एज ए मिनिस्टर इस वक्त। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो जो महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करना ये स्टेट बैंक का काम है या वजीर खजाना का काम है? वहाँ तो ना हमने तब्दीली देखी, ना अब होनी है जो ऑर्डिनेंस के जरिए स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी मिलने जा रही है। अगर तो ये स्टेट बैंक अगर इसमें नाकाम रहा है, आप तो अब स्टेट बैंक को कुछ कह नहीं सकते, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने ऑर्डिनेंस के जरिए जो है ना वो जितना ऑटोनोमस उस इदारे को बनाने जा रहे हैं आप लोग,
तो इसका मतलब ये है कि महंगाई अगर ऐसे रही तो 6 महीने तो फिर हमाद अजहर साहब भी जो है नहीं गुजारेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि जिम्मेदार तो कोई और है जो अपने ओहदे पर बैठा हुआ था और बैठा रहेगा। महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत वक्त का काम होता है। स्टेट बैंक का अपना एक आईनी उनकी जिम्मेदारी है जो वो पूरी करते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत मेरे ख्याल में एक पार्लिमानी जमहूरियत में, एक हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत की पोस्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पोस्ट है। और जहाँ तक महंगाई को कंट्रोल करने का ताल्लुक है, देखें इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि वो कंट्रोल हो। और आपने ये कहा कि ऑटोनमस किया जा रहा है स्टेट बैंक को, देखें ऑर्डिनेंस हुकूमत ही लाती है, और अगर किसी भी आइन के किसी भी कानून में, किसी आइनी शिफ्ट में, किसी लेजिस्लेशन में, किसी ऑर्डिनेंस में कोई सुखम निकलता है, कोई आइनी मोशगाफी निकलती है, तो जो हुकूमत ऑर्डिनेंस ला सकती है उसमें वो चेंज भी कर सकती है। तो ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सारे मामले पार्लियामेंट में क्यों लाने को आप लोगों ने तरजीह नहीं दी? ऑपोजिशन तो कल कौमी असेंबली में कह रही थी भाई सारे काम आप लोग ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों करना चाहते हैं? पार्लियामेंट किस चीज का नाम है? पार्लियामेंट में मामला को लेकर आए, बहस करें, मिलजुल कर काम करें। देखिए मिलजुल कर तो जितना काम हम कर सकते हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह मिलजुल के वो हुकूमत गिराना चाहते थे और आपस में लड़ पड़े, और पीडीएम को की कश्ती जो है उस घर को लग गई आग, उस घर के 2-3 चिरागों से, तो पीडीएम की कश्ती तो लुटी है, उसकी डूब गई है। तो उनसे देखें, ये मैं नहीं कह रहा एज अ पार्लिमानी उमूर के वजीर के, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि इनसे हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे। हम कोशिश हमने की, करेंगे भी, लेकिन इनसे उम्मीद कम इसलिए है कि एक तरफ एक चंद जमातों का इत्तेहाद है जो हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हमने उनको इनिशिएटिव दिया, उनको ऑफर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान में क्या पाएं और आईनी तरामीम बिलखुसूस इलेक्टोरल लॉज पे रिफॉर्म की तरफ आएं। तो वो जो आपने बात की है कि लेजिस्लेशन के जरिए हो, वो तो कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ उमूर मुमलिकत ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि लेजिस्लेशन जल्द हो और उसको फिर आप कौमी असेंबली के सामने या सेनेट के सामने ही पुट करते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस अगर कौमी असेंबली या सेनेट उसको अप्रूव देकर वो तो सिंक्रोनाइज हो जाता है, वो तो बाअमल रहता ही नहीं है। वो जो ऑर्डिनेंस है वो हम ले आए, ऑर्डिनेंस हम ले आए। कल जो एक नुक्ता उन्होंने उठाया था असेंबली में ही मूव कर सकते हैं, हमने उसे डिसएग्री नहीं किया। हाँ। वो जो आईन का आर्टिकल 73 है वो ये वाजे करता है कि ऑर्डिनेंस आप आर्टिकल 89 के तहत ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस हम ले आए, पाबंदी सिर्फ ये है कि आर्टिकल 73 के तहत आप ऑर्डिनेंस, जब कोई भी ऑर्डिनेंस लाते हैं, आपको ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी जिसका इजलास पहले आप उधर रख सकते हैं, लेकिन मनी बिल आपने सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली में पेश करना है। तो वो जो ऑर्डिनेंस बिल की सूरत में आएगा उसकी ओरिजिनेशन आर्टिकल 73 के तहत कौमी असेंबली से होगी। इस वाले बिल को आप सेनेट में पेश नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। सही। विफाकी वजारतें मजीद बदलने जा रही हैं? मुझे कोई खास इल्म इसका नहीं है, क्योंकि किसी मीटिंग में इस मामले के मुतालिक मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं बैठा, लेकिन जाहिर है खबरें गर्दिश कर रही हैं। कल असद उमर साहब भी मेरे साथ शो में थे और खबरें आई, खबरें चल रही थी टीवी चैनल्स पर भी, हमारे सोर्सेज भी बता रहे थे कि हफीज़ शेख साहब से वजारत वापस लेकर हमाद अजहर साहब को दी जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच है, तो असद उमर साहब ने कहा कि मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है। आज आप भी वही बात कर रहे हैं, तो क्या ये, लेकिन थोड़ी देर बाद खबरें सच होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम बाला बाला अपने वुज़रा को एतमाद में लिए बगैर फैसले कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले तक वुज़रा कह रहे होते हैं हमें नहीं पता, बाद में खबर आ जाती है। तो क्या आप भी वो डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं देखिए, मेरा आपको पता है मैं डिप्लोमेसी वगैरह से नहीं काम लेता, लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि वज़ीर आज़म अपने वज़ीर के साथ मशवरा करे कि तुम्हें मैं हटा दूं या लगा दूं। वो एक वज़ीर आज़म का एक इत्तेफ़ाक़ होता है और वो एक टीम लीडर होता है, कैबिनेट को वो हेड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामान अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है, बार बार इनके वुज़रा का तब्दील होना। अगर हम खेलों की ज़बान में बात करें तो बार बार जो खेल के मैदान में खिलाड़ी बदल रहे हैं, इनमें एक अहम बड़ी वजारत है, बड़ा जो खिलाड़ी है वो है वज़ीर ख़जाना का ओहदा, जिसने पूरे ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को देखना है, पॉलिसीज़ बनानी है, महंगाई को देखना है। अब 2.5 सालों में तीसरा वज़ीर ख़जाना आया। वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से हम लोग जो है ना हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है। ये उज़र, ये वजह पेश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्यों अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि जो शिकस्त हुई है हफीज़ शेख साहब को, जो गिलानी साहब ने शिकस्त दी है, उस वजह से इनको जाना पड़ा? देखिए, महंगाई तो बिलाशुबा बेकाबू हुई पड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और महंगाई कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म भी इनके पास नहीं है। और वजीर आजम साहब अपनी टीम की नालायकी और अपनी दातजर्बाकारी इसका इकरार भी कर चुके हैं। लेकिन ये फरमाइए, अगर इन्होंने इसी वजह से बदलना था कि उनकी पॉलिसीज की बदौलत इकोनॉमी खराब हुई है, महंगाई बढ़ी है, अवाम की जिंदगी में तलखियां आई हैं, मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ है, तो फिर उनके कहने पे IMF की शर्तें मान के एक दिन पहले तो आप स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, एक दिन पहले तो आप सब्सिडियां विड्रा कर रहे हैं उनके कहने पे, एक दिन पहले तो आप नेपरा का ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं उनके मजावरत से, और दूसरे दिन आप उनको निकाल रहे हैं कि महंगाई है। तो जो वो डैमेज डन हो गया उसका कौन जिम्मेदार होगा? उनकी मशावरत तो आपने मानी, और उसके बाद आप ये कहें कि जी वो हमने उनको अलग किया क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है, तो ये बात कोई बनेगी नहीं। हाँ, हमारा क्लेम ये है कि हमने उनको शिकस्त दी है और अब वो वजीर रह नहीं सकते, क्योंकि ये एक असूल है कि अगर आप किसी शख्स को वजीर बनाते हैं तो उसको एक खास मुद्दत के बाद अपनी जो सीट है वो कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर सीट जीत के फिर आपको आना होगा। हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़े और कौमी असम्बली में हार गए सेनेट की सीट, लिहाजा अब उनका वजीर रहना टेक्निकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब नहीं था और मुमकिन नहीं मतलब था। कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, जो IMF के जरिए इकदाम करने थे, महंगाई करनी थी वो करवा दी, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्तार करवाना था करवा दिया, महंगाई होनी थी हो गई। अब वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कुछ अगर रिवर्स नहीं हो सकता तो फिर तो हमाद अजहर साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं जी कि ये जवाब जो है कि हमने उनको इसलिए हटाया है, तो अभी कल आपने उनका फैसला माना है। और वो फैसले कोई हफीज शेख साहब ने तो फैसले नहीं किए। अगर कोई वजीर खजाना तजवीज देता है तो वो फैसले तो अल्टीमेटली काबीना और वजीर आजम साहब की अप्रूवल से जाके इमामत दरामद होता है। अगर उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस जारी कराए हैं तो वो वजीर आजम साहब की मर्जी से जारी हुए हैं, वो हफीज शेख साहब के अपने दस्तखतों से तो जारी नहीं हुए। ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करेंगे? देखिए, हम तो इनको पब्लिक में भी चैलेंज कर रहे हैं, असेंबलियों में भी चैलेंज कर रहे हैं। कोर्ट नहीं लेके जाएंगे? देखिए, पार्लियामान का काम कोर्ट में लेके जाना मुनासिब नहीं है। हम सेनेट के इलेक्शन में पड़ने वाले डाके का कि जी ये डाका डाला गया है, चोरी हुई है, इसका फैसला करें, और दिन दिहाड़े हुई है। लेकिन अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके लिए पहला फोरम हमारा पार्लियामेंट है। अगर वहां नून लीग से मामलात सर इसीलिए आप लोगों के खराब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आप लोग पार्लियामान में रहकर ये जंग लड़ना चाहते थे हुकूमत के खिलाफ। पार्लियामान में रहकर आप लोगों की ये पॉलिसी थी, और आप लोग जो बात करते हैं कि इस हुकूमत को टफ टाइम अगर आपने देना है, घर भेजना है, वो पार्लियामान में रह के दे सकते हैं। नून लीग इससे जरा ऑपोजिट सोचती थी। अब 5 अप्रैल को CEC का आप लोगों का जो इजलास होने जा रहा है, कोई खास फैसले मतवक्के हैं? जो इतने मामलात उलझ गए हैं नून लीग के साथ, जो एक तासुर पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई है, कुछ मामलात सुलझ सकते हैं? हमारा और नून लीग, मुस्लिम लीग नवाज का जो बुनियादी किसी इशू के ऊपर एक डिफरेंस है या आया है जिसको हल तलब है, वो ये है कि हमारा जो PDM का चार्टर लिखा गया है उसमें एक क्लाज है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ असेंबलियों के अंदर और असेंबलियों के बाहर तहरीक चलाएंगे और अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे।
और फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूरत पड़ी तो इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। मुस्लिम लीग और हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये जो अदम एतमाद वाला क्लास है ये छोड़ दिया जाए स्टेप को और डायरेक्टली इस्तीफों पे जाया जाए। हमारा ख्याल है कि अभी सोसाइटली और काम करने की जरूरत है, वो अपनी जगह काम कीजिए और इस हुकूमत को भेजने के लिए अदम एतमाद की तहरीक के जरिए भी इसको भेजा जा सकता है। जो काम हम एक लार्जर नून लीग यही तो बात करती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या श्योर है कि आप लोगों के पास नंबर्स हैं अदम एतमाद की तहरीक लाने में के लिए, आप नंबर्स पूरे कर सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो नंबर्स भी पूरे हों लेकिन एक तीसरी कुव्वत है उसका साथ जरूरी होता है, जब तक वो साथ दे तो नंबर्स पूरे भी हों तो आप नहीं जीत सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, कामयाब करवा सकती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब को 169 वोट मिले 169 और उनके 3 वोट जाया हुए, ये 172 बनते हैं। कौमी असम्बली में अगर किसी को 172 वोट मिल जाए तो वो मुल्क का वजीर आजम बन जाता है और अगर किसी के खिलाफ 172 आ जाए तो वो फारग हो जाता है। सो ये नंबर हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। इसी तरह पंजाब असम्बली में वहां पीटीआई वहां नंबर और फर्क बड़ा थोड़ा है और पीटीआई के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो तंग हैं और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए लेकिन वो अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि आप बढ़ें आगे। पंजाब में मरीम नवाज की हिमायत के बगैर आप लोग कोई तब्दीली ला सकते हैं? बुज़दार साहब को हटा सकते हैं, जितने मर्जी हमजा शहबाज से राब्ता कर लें? नो वे, हम अपने लिए नहीं ला रहे, हम कह रहे हैं हम पीटीआई की हुकूमत का खात्मा करके वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत बनवाएं। शहबाज शरीफ साहब के बेटे और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज साहब वहां पे चीफ मिनिस्टर बने, हम तो ये कह रहे हैं। और अगर मरकज में आए तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब बने, हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे जी। सर कायरा साहब, ये तो आप वो बात कर रहे हैं नून में से शीन निकालने वाली बात जो हमेशा शेख साहब ने की है, शेख रशीद साहब ने। शहबाज शरीफ साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इसी तरह हमजा साहब वहां लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में, वहां अगर अपोजिशन को जीतती है तो ये कोई नून शीन मीम वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा असूल है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका हक है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग चाहे उनकी जगह किसी और को लाना तो बिल्कुल है, हमें कोई मुस्लिम लीग नून तो ये समझती है ना कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बना दिया, यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बना के। यूसुफ रजा गिलानी साहब सबसे सीनियर मेंबर हैं, साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को इसकी चूल्हे हिला दी हैं। और हम तो कह रहे थे कि जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता उतने अरसे के लिए उनको बनाइए ताकि अपोजिशन की जो ये तहरीक है इस हुकूमत के खिलाफ में बड़ी मौसर रहे। ये बड़ा जायज तलबा था, इसमें कौन सा चुरा घोंप दिया मुस्लिम लीग ने अपने। सर ये जो बीच चौराहे हंडिया फूटी है, इसका मतलब ये हुआ ये सब चीजें पीडीएम के इजलास में कुछ तयशुदा नहीं था, ये मामला तय नहीं थे। देखिए बीच चौराहे कोई नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका ख्याल है कि ये उनको मिलनी चाहिए थी, हमारा ख्याल है कि गिलानी साहब को बनाते और जब वो चेयरमैन बन जाते तो फिर देख लेते। ये इस पे डिफरेंस है उनको इतना, और मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है हमारा, जायज बात है हमारी कि गिलानी साहब अगर इस मामले को लीड करते हैं, वो अपोजिशन सेनेट अब हैं तो सेनेट के अंदर अपोजिशन अगर उनके साथ खड़ी है तो उसका कद बढ़ेगा। ये शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि ऑपोजिशन के अब 57 अरकान हैं, अब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। जो हमें फोरम अवेलेबल है, हम अदालत में गए, वहां जज साहिबान ने भी यही कहा कि मैंने कहा कि ये जज साहिबान को हमें ये राय देने की जरूरत नहीं है, वो रास्ता हमें आता है, लेकिन उनके पास तो हम गए थे कि हुजूर ये डाका पड़ा है इसका फैसला करें, वो फैसला तो हुआ नहीं। अब राय की जरूरत नहीं है तो फिर क्योंकि वो चोरी हुई है, डाका है, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का इशू नहीं है, लिहाजा अगर वो ना हुआ तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी तो है ना तहरीक अदम एतमाद लाने पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। अदालत ने तो कह दिया कि सियासी मामलात है, पार्लियामेंट के मामलात है, पार्लियामेंट हल करे, अदालत ने तो कह दिया। देखिए मैं अदालत के ऊपर बात कर चुका हूं, इतनी ही करना चाहता हूं, मुझे अदालत का एहतराम है। अदालत के पास हम गए थे कि ये डाका पड़ा है हमारे वोटों पे, इसका फैसला कीजिए ये डाका है कि नहीं है। अदालत ने
कि आप अदम एतमाद करा ले, अदम एतमाद का रास्ता अदालत को बताने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि अगर हम अदालत में गए हैं, दोबारा हमने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वहां से न मिला तो ये रास्ता तो खुला है, बिल्कुल ये भी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, हफीज़ शेख साहब की तब्दीली के बाद जो वुज़रा हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो दे रहे हैं आके। कोई महंगाई का ज़िम्मेदार कह रहा है, शिबली फराज साहब को आज मैं टीवी चैनल पर एक सुन रही थी, वो कह रहे थे कि सियासी शख्स अगर हो तो वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखता है, जो टेक्नोक्रेट होता है वो मुख्तलिफ एंगल से देखता है। तो बात ही है, ये तो शुरू से ही सबको पता है कि हफीज़ शेख कोई सियासी शख्स तो है नहीं। अगर आपको पता था तो फिर आप इनको लेके क्यों आए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपने महंगाई की जिम्मेदारी उन पर डालकर ही उनको ओहदे से हटाया है तो बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल करना तो स्टेट बैंक का काम है। वहां आप लोग तब्दीली कोई कर नहीं रहे, वहां आप वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए तब्दीली लेके आ रहे हैं जो आप मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत का जो ये उज़र पेश कर रही है महंगाई, ये बिल्कुल ठीक है, और बार बार इतनी अहम वजारत में तब्दीली, क्या ये इनडायरेक्टली एतराफ़ नहीं है अपनी नाकामी का? देखिए, ये जहाँ तक हफीज शेख साहब की तब्दीली का ताल्लुक है, आई थिंक 3 मार्च को एक अपसेट हुआ और यूसुफ ज़ा गिलानी साहब जीत गए, हफीज शेख साहब हार गए, और उस वक्त से लेके अब तक गवर्नमेंट जो है उसके आफ्टर शॉक से गुजर रही है। और इसी दौरान हफीज शेख साहब को खास तौर पर लाया गया था और असद उमर साहब को तब्दील इसलिए किया गया था कि IMF के साथ मामलात तय करने थे, और असद उमर साहब की पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्ट थी, वो नहीं कंप्रोमाइज कर रहे थे या फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे थे। तो तब हफीज शेख साहब को याद किया गया और हफीज शेख साहब को लाया गया स्पेशली, और IMF के साथ मामला तय हुए, वहाँ से पैकेज लेना था वो ले लिया गया। और इसी दौरान ये भी हुआ कि वफाकी काबीना में भी ये काफ़ी क्या कहना चाहिए रद्द-ए-अमल मौजूद था कि इस वक्त गवर्नमेंट को सामना है एक ही मसले का, और वो है महंगाई। महंगाई पे काबू हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और जब इसको डिफेंड करने का मौका आता था अपनी मुआशी पॉलिसियों को, तो हफीज शेख साहब अवेलेबल नहीं होते थे। ये चीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक भी पहुंचती थी, और गुजरा भी यही कहते थे कि भी हम किस खाते में, वज़ीर इत्तलात हों या फवाद चौधरी हों, शेख रशीद साहब हों, असद उमर हों, कि हम किस खाते में इनके जो फैसले हैं उनका दिफा करें। और उसमें जो हफीज शेख साहब हैं और इवन रजा बाकर साहब भी, जिनका आपने नाम लिया, रजा बाकर साहब भी ये सारे का सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम को, और उसमें किसी किस्म की कोई ऊंच नीच नहीं होने दे रहे। वो जहां जो उधर से विश लिस्ट आती है उसके मुताबिक अमल दरामद कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है टेक्नोक्रेट की, और एक डायरेक्ट मुंतखब जो अवाम में से आया होता है, उसने देखना होता है कि अवाम कितनी सख्त बर्दाश्त कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती। कल को हमने अवाम में जाना है वोट लेने के लिए, तो फिर आप ये जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली जो आप जो है वो थोपने जा रहे हैं, आपने नैपरा एक्ट में तब्दीली, फिर स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम तब्दीली, ये ज़ाहिर है हफीज शेख साहब ने करवाई ना, क्या वो धोखे में करवा ली, उनको मिसकम्युनिकेट किया, सही बता नहीं सके, अब हुकूमत को एहसास हो रहा है कि हमसे गलती हो गई है? क्या ये भी वजूहात है कि हुकूमत समझ ही नहीं पाई कि हफीज शेख साहब उनसे करवाते क्या रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो कुछ करवाते रहे, ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, IMF का प्रोग्राम चाहिए था, आलमी मालियाती इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए थे, वो अचीव हो गया मकसद। 2.5 साल गुजर गए, तमाम किस्तें वसूल हो गई,
और अब वो लेके आएंगे अपना फेस लेके आए और अवामी फेस लेके आएंगे। और मेरा ख्याल है कि 2.5 साल क्या ये अवामी फेस ये हुकूमत चलाएगी या ये भी IMF ही चलाएगा? अब मेरा ख्याल है कि IMF का नहीं, क्योंकि IMF से जो कुछ लेना था ले लिया। और आई थिंक वो जो स्टेट बैंक वाला ऑर्डिनेंस है या जो पार्लियामेंट उसको शायद ना मंजूर करे, उस पे भी पार्लियामेंट में जाके वो चीज फंस जाएगी और वो भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जितनी वो भी IMF का ही मसला था, आलमी मालियाती इदारों का ही मसला था कि हम जो कर्जे दे रहे हैं वो हमें सबसे पहले हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए, और जितना भी आपके पास आ रहा है पैसा जा रहा है उसका सारा हिसाब किताब होना चाहिए। उसमें एक वजह CPEC के मामला भी थे। तो आई थिंक पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस हद तक किसी को भी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो इस बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके। साबिर शाकिर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि IMF ने जो करना था, जो करवाना था थ्रू हफीज शेख साहब वो करवा लिया। क्या हमाद अजहर साहब ये बोझ उठा सकते हैं? आज अगर हमें बताया जा रहा है कि महंगाई की वजह से आपने हफीज शेख साहब को हटाया है, तो महंगाई फिर ये हमाद अजहर साहब कम कैसे करेंगे? फिर तो इन्हें भी 6 महीने बाद जाना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल लाना तो हो सकता है कि हमने हफीज शेख साहब को इसलिए हटाया कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हफीज शेख साहब मीडिया को भी दस्तयाब नहीं होते थे, टीवी पे जाके अखबारात के सामने जाके वो मीडिया के सामने जाके अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाते थे, और काबीना के बाकी अरकान जो हैं वो तंग आ चुके थे। तो IMF से मैंने कहा कि जो प्रोग्राम लेना था वो ले चुके, अब IMF से शायद कोई किस्त अगली नहीं आनी, अब सिर्फ अपने पैसे वापस करने हैं। तो उसमें अब हफीज शेख साहब वापस जाएंगे, अगर दोबारा कभी उनकी जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुला लेंगे। और कौन कौन सी वजारतें तब्दील होने जा रही हैं? होनी तो हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि मामला फिर फंस गए हैं। अच्छा। और फंस इसलिए गए हैं कि या तो अक्रॉस द बोर्ड आप तब्दीलियां करें, और अगर आपने अपने लोगों को बचाना है, कुछ लोगों को फारिग करना है और पिक एंड चूज करना है, तो वो नहीं है। एक ही असूल होगा कि या तो आप नॉन इलेक्टेड को सबको फारिग कर दें और पार्लियामान से लेके आए लोगों को और वहां पे नुमाइंदगी दें, अपने इलेक्टोरल कॉलेज को मजबूत करें, सेनेटर आए हैं, MNAs हैं, उनको मजबूत करें, या फिर इसी तरह आधा प्रोटेक्ट चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जिया का शाकिर साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने सालाना 500 अरब रुपए से ज़ायद खसारे से 2-4 जो सरकारी कंपनियां हैं इनका फ्रांसिक ऑडिट करने का एक सिलसिला बिलाखिर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने सरकारी इदारों और कंपनीज़ में इस्लाहात लाने के लिए 2.5 साल फ्रांसिक ऑडिट की हिदायत की थी, 2.5 साल पहले, लेकिन मुबैना तौर पर अफसरशाही की जानिब से फ्रांसिक ऑडिट की राह में रुकावटें खड़ी की गई। वज़ीर आज़म ने सरजनिश की तो अब मुल्क की तारीख में पहली बार खसारे से 2-4 जो सरकारी इदारे हैं इनका फ्रांसिक ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। और पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे, PIA, सुई सदरन, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी का गुज़श्ता 10 सालों का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला किया गया। इन कंपनियों का फ्रांसिक ऑडिट 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। फिर दूसरे मरहले में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, केस्को, हेस्को, लेस्को और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2.5 साल पहले कहा गया था कि इन इदारों का आपने फ्रांसिक ऑडिट करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कौन लोग थे जो रुकावट बने, जिन्होंने 2.5 सालों में ये फ्रांसिक ऑडिट नहीं होने दिया, जो इदारे खसारे में चल रहे थे? कौन जिम्मेदार है इसका?
शाजी देखिए, गुज़श्ता 15 सालों से इस बात का तमाम हुकूमतों को एहसास भी था और अल ऐलान इस बात की अनाउंसमेंट भी की गई कि हमारी सरकारी इदारे और कंपनियां सालाना 400 से 500 अरब रुपये का खसारा बुक करती हैं, जो कि कौमी ख़जाने पर, टैक्स पेयर पर बोझ पड़ता है, उनकी रकम पर ज़्यादा होता है। तो हमने इसको ख़त्म करना है। आलमी इदारों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन ये सारे मामलात बयानात की हद तक रहे, कोई कंक्रीट स्टेप्स इस मामले में ना लिए गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2.5 साल कबल इन इदारों की निशानदही की और उन्होंने हदायत की थी वजारत ख़जाना को कि इन इदारों के अंदर वो जो खराबियाँ हैं जिनकी वजह से सालाना कौम का 400-500 अरब रुपये डूब जाता है, बाकी इनके मुकाबले में इसी सेक्टर में काम करने वाली दीगर कंपनियां अरबों रुपए मुनाफा कमाती हैं, लेकिन हमारी सरकारी कंपनियां और इदारे नुकसान से दो चाह हैं। तो हमने इस सिलसिले को रोकना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 साल कबल इन कंपनियों का फ्रांजिक ऑडिट करने की हिदायत की थी और गुज़श्ता 10 सालों का फ्रांजिक ऑडिट, ताकि पता चले क्या वजूहात हैं, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कहाँ पर लीकेजेस हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मुबैना तौर के ऊपर सरकारी अफसरान ही इस सारे मामले की राह में रुकावट थे। ज़राए का ये कहना है कि बहुत से सरकारी अफसरान इन कंपनियों को अपने लिए बहुत फेवरेट समझते हैं। भले ये कंपनियां बुक्स के अंदर अरबों रुपए लॉस ये जाहिर करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, यहाँ पर जो भर्तियां की जाती हैं, वहाँ से बहुत से लोग, प्राइवेट कंपनियां और इनको चलाने वाले, ढौकिज़म पर चलाने वाले सरकारी अफसरशाही इससे बहुत खतीर मुनाफा कमाते रहे हैं। यही वजह थी कि ये लोग इसकी राह में रुकावट थे। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया तो जाके एक लिस्ट दी गई है एक प्राइम मिनिस्टर को एक आला सतही इजलास के दौरान कि अब हमने तैयारी कर ली है कि इन कंपनियों का, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि 10 सालों का फ्रांजिक ऑडिट करना है आपने इन इदारों का। डेडलाइन आपने दी है 30 जून तक, तो ये 3 महीनों में हो पाएगा? देखिए, अगर विल हो तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि जो वो तमाम मामलात, वो डॉक्यूमेंट्स, वो इनके रिकॉर्ड्स, वो इनके ऑडिटेड अकाउंट्स जो कि पहले से मौजूद हैं, उनके ज़रिए से ऑडिट करना है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल सेल कायम किया है जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो कर सकते हैं। उसके साथ जो पाकिस्तान रेलवे, PIA, सुई सदरन, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अलावा दीगर जो 5-6 इदारे हैं, जिसमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, इनका फ्रांजिक ऑडिट निजी कंपनियों के जरिए से होना है, जो कि वजारत खजाना ने एक मुशावरत का प्रोसेस किया। 8 कंपनियां अपनी रजामंदी जाहिर कर चुकी हैं कि वो इन कंपनियों का फ्रांजिक ऑडिट करेंगी, जिससे पता चल सकेगा कि असल लीकेजेस कहां पे है, कहां पर बेजावरी है, कौन लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, कौन सी कंपनियों को नवाजने के लिए सारी प्रैक्टिसेस होती रही हैं। तो वो सारा काम 3 से 4 माह में मुकम्मल कर सकती हैं। अच्छा, वो कौन से इदारे हैं जो 85% खुद जिम्मेदार है इस नुकसान के? वो कौन से 3 इदारे हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बताया गया, इसके अंदर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और उसके साथ जो PIA है, जो माजी के अंदर उसका रिकॉर्ड रहा, तो उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ा नुकसान इनकी वजह से होता रहा है। लिहाजा इसके साथ साथ एक जानिब तो जो खसारे से 2-4 कंपनियां, इनका फ्रांजिक ऑडिट होगा, उसके साथ वो कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं लेकिन उनकी जो मार्केट का शेयर है उसके मुताबिक मतलूबा मुनाफा नहीं कमाती, उनका भी फ्रांजिक ऑडिट होगा। चूंकि इतलात ये मसूल हुई हैं कि ये जो कंपनियां खसारे में हैं वो तो कौमी खजाने पर सीधा सीधा बोझ है, लेकिन वो कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं वो कम मुनाफा कमा रही हैं, उसका बेनिफिशियरी भी कुछ लोग, 62 लोग हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनकी वजह इनका कम मुनाफा सरकारी कंपनियों का निजी कंपनियों के प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बन रहा है। तो इस मरतबा उनका भी फ्रांजिक ऑडिट होगा, जिसके लिए निजी कंपनियों की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खिदमात हासिल की गई हैं। ये पहली दफा होने जा रहा है मुल्क की तारीख, लेकिन वजारत खजाना और जो इन सरकारी कंपनियों की कस्टोडियन वजारतें हैं, इन्होंने अपना कोऑपरेशन रखा खुलूस से दिल के साथ, तो ये अमल 3 माह में मुकम्मल होना कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।